नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के वुहान शहर में 2 दिन तक चली और औपचारिक शिखर वार्ता में विश्वास बहाली के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान आपसी मुद्दों जैसे सीमा पर शांति, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे रिश्ते, व्यापार और पर्यटन जैसे मुद्दों पर खासतौर पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत चीन रिश्तों की रणनीतिक लिहाज से समीक्षा की और नियमित वार्ताओं पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने माना कि इस क्षेत्र और दुनिया भर में शांति के लिए भारत और चीन के मजबूत रिश्ते बेहद जरूरी हैं। डोकलाम जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने पर भी दोनों नेता सहमत हुए। दोनों ने ही सीमा मसले को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी रखने पर भी सहमत जताई। साथ ही दोनों नेता अपनी सेनाओं के बीच संवाद मजबूत करने के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। दोनों के बीच बातचीत के दौरान आतंकवाद को विकास में बड़ी बाधा माना गया और दोनों देशों के बीच 20 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर उस सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। अपने खास मेहमानों के जरिए आज समझने की कोशिश करेंगे 2 दिन की इस यात्रा के बाद क्या कुछ हासिल हुआ और विश्वास बहाली की ओर बढ़ते ये कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं और किन बड़े मसलों पर यहां पर खास तौर पर फोकस किया गया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर SD मुनि साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर हर्ष V पंत हैं, आप हेड हैं ORF में सामरिक अध्ययन से, स्वागत है। अशोक बंसल साहब हमारे साथ हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन से, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत में आलोक जी आपसे करना चाहूँगा, 2 दिन की ये बातचीत, बैठक, अनौपचारिक जो हुई, अब जिस तरीके से खबरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग आई, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि विश्वास बहाली की तरफ जो एक प्रयास था वो किस दिशा में और कितना आगे बढ़ता दिखा इस 2 दिन की बैठक के बाद? देखिए, ये जो बैठक थी, ये विश्वास बहाली की तरफ एक बहुत ही ठोस कदम थे। जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से बिना किसी एजेंडा के और ये बैठक हुई और जिसमें ये दोनों नेता कई बार 24 घंटे के अंदर मिले एक दूसरे से और अधिकांशतर वो बिना किसी सहयोगियों के सिर्फ इंटरप्रेटर्स के साथ मिले, वो दर्शाता है कि दोनों ही नेता दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहते हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे, ऐसा आकांक्षाएं लगाई जा रही थी, ऐसी विश्वास किया जा रहा था कि भारत और चीन के संबंध जो हैं सुदृढ़ होंगे और इस तरफ हमने कुछ कदम भी उठाए थे। जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद आए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा, लेकिन पिछले कुछ समय से ये संबंध जो है डीरेल हो गए थे और डोकलम जैसी स्थिति आ गई थी जहां दोनों देश के बीच तनातनी का माहौल था। तो अब उस माहौल को सुधारने की तरफ ये एक ठोस कदम है और इसका महत्व ये है कि ये कदम उस वक्त उठाए जा रहे हैं जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पकड़ जो है सत्ता पर पूरी तरह से मजबूत कर चुके हैं। क्योंकि जब डोकलम हुआ था तब कई ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि पॉलिट ब्यूरो के उच्च स्तरीय नेताओं के बीच में एक अंदरूनी कलह चल रही थी। जो लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रोकना चाहते थे आगे से बढ़ने के से, वो लोग कुछ इस तरीके के कदम उठा रहे थे जिससे कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक कठिनाई में पड़ जाए। तो अब इस तरफ ठोस कदम उठाए गए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल से कहा कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है, स्पिरिचुअलिटी है, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये हमारी जो आपसी संबंध है उसकी एक बुनियाद रखेगी जो परस्पर शांति, वैश्विक शांति, स्थिरता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगी। और आज जो विदेश सचिव साहब ने कहा, जिसमें ट्रेड की बारे में बात की कि ट्रेड इम्बैलेंस को सुधारा जाएगा और जो सैनिक अधिकारी हैं जो सीमा पर हैं उनके बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पहले भी यह देखा गया है कि नेताओं के स्तर में एक अच्छा समन्वय रहता है, लेकिन जो लोकल कमांडर्स होते हैं उनके बीच में जो है कई बार जो है गलतफहमियां हो जाती हैं जो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति कई बार पैदा कर देती हैं सीमाओं पर और जिसमें काफी चिंता करने की जरूरत होती है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो बैठक है ये भारत चीन संबंधों को दोबारा सही रास्ते पर लेकर आ रही है। चलिए SD मुनि सर, जो जिस तरीके से इस अनौपचारिक वार्ता के मंच का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जो औपचारिक वार्ता या जो शिखर सम्मेलन होते हैं कहीं ज़्यादा उससे निर्णायक हैं, कहीं ज़्यादा हेल्पफुल हैं भारत और चीन जैसे देशों के बीच में, जहां पर
विषय जो विवाद के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उस लिहाज से ये जो नए मंच का इस्तेमाल, नए टूल का इस्तेमाल, ये कितना प्रभावी आपको लगता है? देखिए, वैसे मैं आलोक की बात से राजी हूँ कि इस तरह की मीटिंग होना ज़रूरी था। बॉलीवुड का एक गाने की लाइन है, अपनी एक और मुलाकात ज़रूरी है अभी। उसकी वजह ये थी कि जो विश्वास और आस्था आपस में बनी हुई थी वो उखड़ने लगी। मेरे दिमाग में जो सवाल आता है, ये पहली बार नहीं है कि भारत और चीन ने ये सब बातें कही है जो आज भी कही गई। ये नेहरू के ज़माने से चला आ रहा है। अटल बिहारी जी के वक़्त में ऐसा हुआ, मनमोहन सिंह जी के वक़्त में ऐसा हुआ, और स्वयं मोदी जी जब आए, पहली बात हुई तो दोनों नेताओं ने बड़ी कस्में खाई, हम लोग साथ में काम करेंगे। वो विश्वास क्यों उखड़ गया? और अगर वो विश्वास उखड़ गया तो क्या चीन के नेता हमें पूरी सांत्वना देते हैं कि इस बातचीत के बाद दोबारा फिर मुलाकात ज़रूरी है कि मौका नहीं आएगा? क्योंकि मैं अगर कंटेंट्स को देखूं जो गोखले ने बयान दिया ऑफिशियल ब्रीफिंग के नाम से, और उसमें हमारे कंसर्न के जो मुद्दे हैं उनको फ्लैग किया गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई आगे बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है वो बाद में होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रक्शंस जाएंगे डिफरेंट सरकारों से उनके फौजी अफसरों को। अब डिफरेंट सरकारों से, दोनों सरकारों से अलग अलग जाएंगे तो चीन के क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, देखना पड़ेगा उसको। वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा बॉर्डर का। ट्रेड के लिए अभी मंत्री स्तर पर जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। बात नई नहीं है, लेकिन ठोस आश्वासन मुझे इस बयान से नहीं दिखता कि क्या कदम ऐसे उठाए जाएंगे। और दूसरे जो मुद्दे हैं हमारे, पाकिस्तान का मुद्दा कह लीजिए, जो BRI सड़क, चीनी लोग जो सड़क बना रहे हैं, चीन का प्रभाव जो हमारे पड़ोस में चीन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इनके ऊपर मुझे कोई ठोस प्रॉमिस चीन की तरफ से नहीं लगती है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो डिटेल्स उन्होंने किए कि हम आगे जाके करेंगे वैसा होगा। और जो आशा आलोक कर रहे हैं कि इसके बाद हमारे बीच में अच्छे संबंध बढ़ेंगे। एशिया में अगर शांति रखना है तो भारत और चीन को साथ रहना है। सैकड़ों बार ये बात हमसे कही गई है। देखना है कि कहाँ तक प्रमाणित होती है, कहाँ तक जाते हैं। अशोक जी, जो मुनी साहब कह रहे हैं, इस तरह की जब वार्ता, जिन्हें एक अलग मंच में कह रहा हूँ बार बार, अनौपचारिक शिखर वार्ता का नाम दिया गया, उन मंचों पर जिस तरह की उम्मीद मुनी साहब कर रहे हैं, जिन बड़े मुद्दों पर हम एक आखिरी फैसले या कुछ बड़े संकेतों की बात करते हैं, क्या वो मुमकिन देखते हैं? या फिर इस तरह के टूल जो ये मंच इस्तेमाल किया गया, ये सिर्फ सौहार्द को बढ़ाने और बड़े इशूज़ पर कम से कम किस हद तक आप जा सकते हैं इस चर्चा तक ही सीमित रहता है, जहाँ पर एक इस बैठक को देखें तो नतीजे पॉजिटिव दिखते हैं? देखिए, बात ऐसी है कविंद्र जी, जो ऐसे जो टूल्स हैं अनौपचारिक वार्ता के, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते हैं। आपको मालूम होगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जब बराक ओबामा के साथ एक ऐसी अनौपचारिक वार्ता हुई थी 2013 में, फिर अभी जब वो वहाँ पर गए थे अमेरिका, तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई। भारत के साथ ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। और बेसिकली जैसे आपने कहा, जो अविश्वास की स्थिति है दोनों देशों के बीच में, इसको कम करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कविंद्र जी, जो ये अविश्वास आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये दशकों पुराना है। और चाहे उसको बॉर्डर डिस्प्यूट आप कहिए, चाहे वो 1962 से लेकर ही चीन पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, चाहे उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे, तो बहुत ही अविश्वास की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने ये शुरुआत की, जो हम एक विश्वास को पनपाएंगे, उपजाएंगे दोनों देशों के बीच। तो जब वो सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए, उनकी बड़ी अच्छी भगत हुई। अब ठीक है, उस पर हमारे यहाँ के कमेंटेटर्स, एनालिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हों, जो झूला डिप्लोमेसी आपको कहीं नहीं लेकर गई वगैरह वगैरह, परंतु जो एक प्रयास था, एक जो कदम था, बहुत ही अच्छा कदम था। और जब मई 2015 में भी जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, शियान में गए, शियान में उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ पर आए, उनका आवभगत किया, परंतु उसके बाद जो ये अविश्वास है ये एकदम बढ़ता ही गया। और हम आगे इसको, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या चाहे चीन का भारत में निवेश का क्षेत्र हो, वो भी नहीं हो पाया।
और इसकी हमने चरम सीमा स्थिति देखी पिछले साल डोकलाम में। 73 दिन का जो स्टैंड ऑफ था, उसके पहले आपको याद होगा जब शी जिनपिंग आए थे यहां पर, तो तब चूमर में भी इनकर्शन हुआ था। अब ऐसी बात नहीं है जो इनकर्शंस नहीं होते हमारे, अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें वो कहते हैं हर साल करीब 400 इनकर्शंस होते हैं, पर वो छोटे मोटे होते हैं जो कि लोकल लेवल पर वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। परंतु ऐसे बड़े बड़े जो इनकर्शंस चूमर का जो हुआ और यहां का हुआ, उससे पहले डिप्संग बेगोल्डी 2013 में हुआ था, तो ऐसे कम हुए हैं। तो ये वाला एक, और फिर उसके बाद हमारी तरफ से जब उनका वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आया, उसमें प्रधानमंत्री नहीं गए, हमने, भारत ने शिरकत नहीं की उसमें, और उसका बहुत ही कटु निंदा हमने की, न केवल इसलिए क्योंकि वो गिलगिट बल्तिस्तान से जाता है, परंतु और कारणों से भी, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, उसमें जो प्रीडेटरी फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस हैं बहुत तरीके से। और अब चीन ने देखा है, जो 1 साल हुआ नहीं है, परंतु पूरे विश्व भर में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध बहुत आवाजें उठने लगी हैं, जो ये पूरी दुनिया के फायदे के लिए नहीं है, ये केवल चीन के फायदे के लिए है। तो चीन भी अपने को प्रेशर में महसूस कर रहा है, और अमेरिका से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो उथल पुथल हो रहा है, और अमेरिका ने जो चीन के विरुद्ध ये लगाए हैं, अंकुश लगाया है, उनका ट्रेड टैरिफ्स बढ़ाए हैं, $100 बिलियन के ऊपर वो उन्होंने धमकी दी है, तो चीन भी इसको प्रेशर में महसूस कर रहा है, और वो उसने ये समझा है जो अगर संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं होंगे तो उसको कहीं अपना नुकसान है। भारत के लिए भी यही बात आई है। तो दोनों देशों ने ये समझा है जो ये एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है, साहसिक कदम है, परंतु अगर हम देखें विश्वास को बहाल करना है तो ये जो अविश्वास है पिछले 30-40 साल का है, तो हम एक मुलाकात में नहीं देख पाएंगे जो ये होगा। ये पहला कदम है, बहुत अच्छा कदम है, परंतु इसका जो नतीजा निकलना है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। तो मैं तो पूरी तरह इसको समर्थन दूंगा। हर्ष, आपकी नज़र में इस 2 दिन की इस शिखर वार्ता के बाद क्या बड़े पॉइंट्स जहां पर आपको लगता है कि आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं दोनों देश, या कम से कम जहां पर बातचीत भी थमी या रुकी सी दिख रही थी, वहां पर हम बातचीत के दरवाजे को खोलते दिख रहे हैं ऑफिशियल तौर पर? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो मेरे ख्याल से जब हम भारत और चीन के संबंधों की बात करते हैं तो जैसा अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि दशकों पुराना विवाद है, लेकिन 2 चीज़ें हो गई हैं। एक कि भारत और चीन 62 वाले भारत और चीन नहीं हैं। तो कहीं पर आप अगर चीन को देखें, जो आप जिक्र कर रहे थे, शी जिनपिंग साहब ने जो कंसोलिडेट करी है पावर अपनी, और आगे आने वाले समय में अभी पता नहीं है कि वो कभी जाएंगे भी या नहीं जाएंगे अपने पद छोड़कर, और वहाँ पर और भारत है जो अपनी एक नई दिशा खोज रहा है विदेश नीति में। भारत को भी अब भारत अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखना चाहता है। तो कहीं पर वो जो नया जो एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि भारत और चीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है काफ़ी सिंबलिज्म जो इस विज़िट का था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर चीन ने ये रिकग्नाइज़ किया है कि भारत को उसका दर्जा एज ए पीयर कॉम्पिटिटर देना पड़ेगा। तो ये जो अनौपचारिक जो टॉक्स हुई वो मुझे लगता है कहीं पर उस बात को अंडरलाइन कर रही हैं। दूसरी, जैसे जो आपने जो 2-3 चीज़ें कही, मुझे लगता है एक तो ये है कि डोकलाम के बाद जो ये बात कही जा रही है अब कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस दिए जाएंगे मिलिट्री को, तो कहीं पर वो जो आप मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में न छोड़कर, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों साइड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट और बॉर्डर प्रॉब्लम्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको पॉलिटिकल लीडरशिप को हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें निकल के आया है कि भारत और चीन कोऑपरेट करेंगे अफगानिस्तान में। वो कहीं पर अभी तक हमारी समस्या ये थी कि चीन के साथ जो वार्ता होती थी अफगानिस्तान को लेकर, वो पाकिस्तान पर आकर अटक जाती थी। तो अगर ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज होता है अफगानिस्तान में, तो ये भी एक सिग्नल है कि चीन अब नज़रिया बदल रहा है। वो देख रहा है कि भारत को अगर अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अगर एकमात्र सोर्स बन जाता है तो वो प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान में। तो मुझे लगता है 2-3 चीज़ें जो सिग्नल्स इस वार्ता से निकल कर आ रहे हैं वो ये कि कहीं पर भारत और चीन अपने आप को
एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। जिस तरह के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बन रहा है और जिस किस्म की लीडरशिप दोनों देशों में है, कहीं पर वो अपने आप को एक तरह से ग्लोबल लीडरशिप के रूप में, ग्लोबल गवर्नेंस के रूप में अपने आप को आगे पा रहे हैं, पेश करने की कोशिश एक तरीके से। मुनी सर, अफगानिस्तान का जो जिसका जिक्र हर्ष कर रहे हैं और दूसरा आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी बातें निकल कर आई हैं, कैसे देखते हैं इस स्टैंड को? और चीन का ये कहना कि इन दोनों मसलों पर पहली बार ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान पर वो भारत के साथ वहाँ पर कुछ करने की कोशिश, अब तक हम देखते थे कि पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस होता था या उसको पुशअप करने की कोशिश होती थी। नहीं, एक बिल्कुल सही बात हर्ष ने कही है कि अफ़गानिस्तान को लेकर पहले जो लग रहा था कि चीन को झिझक है कि भारत में उसमें शामिल हो, वो झिझक उन्होंने दूर की है। अब इसको देखना है व्यवहार में कि कहाँ तक वो उसके साथ सहयोग करते हैं या आपस में समझ बूझ के बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। अमेरिका हमसे बहुत बार ये कह रहा है कि ऐसा करेंगे, हो नहीं रहा है। चीन ने अब कहा है, देखें कहाँ तक आगे बात बढ़ती है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, देखिए जो आतंकवाद का प्रश्न चीन को भी कुरेद रहा है कहीं न कहीं, और इस बात से स्पष्ट है चीन भी कि आतंकवाद का एक बड़ा जरिया पाकिस्तान के थ्रू है। लेकिन हम जब भी आतंकवाद की बात करते हैं और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो चीन उनके डिफेंस में आता है। अब मैं नहीं जानता हूं कि इस वक्तव्य के बाद में वो चीन इस स्थिति में होगा कि पाकिस्तान पर कुछ दबाव डाले और ये कहे कि अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो क्योंकि वहाँ पर चीन के अपने हित उलझे हुए हैं, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, उसको कम करने की कोशिश करे। क्योंकि अभी पिछले सप्ताह जब हमने कुछ कहा तो चीन ने उठ के कहा कि नहीं, देखिए पाकिस्तान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है आतंकियों के साथ में और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। इसलिए देखना पड़ेगा, जो कहा गया है बहुत अच्छा कहा गया है, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए। क्योंकि मैं इसलिए ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि ये सब बातें पहली बार नहीं कही गई है। चीन ने भारत के साथ मिलकर टेररिज्म को क्रिटिसाइज किया है पहले भी, लेकिन बात ज़मीन पे नहीं आती है और जब तक ज़मीन पे नहीं आएगी मुझे कहीं ना कहीं आशंका बनी रहेगी। अशोक सर, जो बात एसडी मुनी साहब के जहन में, वो कई सारे लोगों के जहन में है कि इस तरह की अनौपचारिक जब शिखर वार्ताएं हैं और उसमें जो सहमति मैं कहूं, क्योंकि इसमें कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, तो जो सहमति है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जो एक सिस्टम, या फिर मैं कहूं कि किस तरह का वो सिस्टम है जो कि अप्लाई किया जाता है, जिसको यह करने की ज़रूरत है अगर इस ट्रस्ट को हमें आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, ये देखिए सिस्टम्स तो हैं हमारे पास बने हुए। अगर हम बॉर्डर का किस्सा लेते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत सारे हमने डिसाइड किए हुए हैं और इसी की वजह से है जो हम कहते हैं जो पिछले 50 साल से हमारा जो बॉर्डर है एकदम शांत रहा है, एक भी वहाँ से गोली नहीं चली है एक दूसरे की तरफ। तो ये CBMs कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, परंतु जो ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं इससे जो भी हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, एकदम पटरी से, रेल से एकदम चले जाते हैं। हमारी सारी जो एनर्जी है, सारी ऊर्जा है, केवल इसी द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको एक ढर्रे पर लाने में, जैसे डोकलाम का ही आप देख लीजिएगा, 73 दिन का वो जो एपिसोड था, तो उसमें वहाँ से जैसे वक्तव्य आते रहे, यहाँ पर भी जैसे बातचीत होती रही। हालांकि हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत संयम से काम लिया, वहाँ पर से जो उनके अखबारों में, चाहे ग्लोबल टाइम, जो भी उनके माउथपीस हैं, चाहे पार्टी का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम भाषा का इस्तेमाल हुआ, परंतु हमारे यहाँ से बहुत ही संयम से उसके ऊपर काम लिया गया और फिर उसको सुलझा लिया गया जिस तरीके से, जिससे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर ब्रिक्स समिट में शामिल हो पाए। और उसको, और उसमें अगर आप देखिए आतंकवाद के बारे में भी अगर मैं एक शब्द कहूँ, पहली मर्तबा जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चेयरमैनशिप के अंडर ये वाला ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें ये सब 10 आतंकवादी गुटों के नाम लिए गए, जिसमें कि 8 आतंकवादी गुट पाकिस्तान में जो हैं। हालांकि ये मैं मानता हूं जो कहा गया है, जो उसके दूसरे ही दिन जब वहाँ के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग गए तो उन्होंने कहा जो पूरी दुनिया को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो कितनी सैक्रिफाइसेस पाकिस्तान कर रहा है। मे बी उनकी, चीन की अभी तक अपनी कंपल्शंस रही हैं जो एटलीस्ट जो मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान को देते रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका से ये इनकी साउथ एशियन स्ट्रैटेजी इशू हुई या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इशू हुई, तो तब भी चीन ने यही कहा जो पाकिस्तान ने भी बहुत इसमें
सैक्रिफाइसेस किए हैं और बहुत ही काम कर रहा है इसमें। इसको हमें आगे देखना होगा, परंतु मेरे विचार से जो आतंकवाद पर भी बात हुई है, जो अफगानिस्तान पर ये निर्णय हुआ है, जो कैसे इसको किया जाए, क्योंकि आपके प्रश्न पर वापस आते हुए, जो हमारे पास मैकेनिज्म्स तो हैं, पर ये वाला अगर संदेश जाता है जो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व हमारा पूरी तरीके से इसके पीछे है, तो जो नीचे वाले स्तर पर काम करने वाले हैं वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और इससे मेरे विचार से ये इसका एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में इसमें नतीजा नहीं होगा, परंतु आगे चलते हुए हमको देखना होगा जो इसका नतीजे कैसे निकल कर आते हैं। ओके आलोक जी, क्योंकि जिस तरीके से बातें हुई हैं और कई ऐसे विषय मैं कहूं कि जो कि विवादों में थे दोनों देशों के बीच में, उन पर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो चीज़ें सामने आई कि उन पर चर्चा हुई है। अब इन पर और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक और इस तरह की बैठक का जो एक निवेदन है दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शी जिनपिंग साहब को, क्या आगे वो बड़े कदम हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं, या फिर जो कि कदम ज़रूरी हैं ऐसे व्यवहार में और आगे बढ़ाने को लेकर, और जो हम देख रहे हैं लगातार डेफिसिट था ट्रस्ट को लेकर, उसको अगर वापस में पटरी पर लाना है, उसको और मजबूत करना है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की अनौपचारिक बैठक दोनों नेताओं के बीच में सालाना बेसिस पर होनी चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है अगर इसे चीन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि फिर ये एक अविस्मरणीय चीज होगी। और अगर इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म बन जाता है तो दोनों देशों के बीच में जो भी गलतफहमियां हो वो इस माध्यम से दूर की जा सकती है। जहां तक सवाल अन्य वक्तव्यों का है, तो आतंकवाद का मुद्दा और अफगानिस्तान का मुद्दा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान में कुछ करने की योजना बना रहे हैं। अब इस पे क्रियान्वयन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार घोषणाएं क्रियान्वित नहीं होती, लेकिन अगर क्रियान्वयन होता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी तक ऐसा समझा जाता था कि चीन भारत की अफगानिस्तान में भूमिका से नाखुश है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चीन के माध्यम से हमें अफगानिस्तान को एक्सेस करने का एक और रास्ता मिलता है। अगर क्योंकि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में लगते थे, एक एक्सेस की समस्या होती थी, पाकिस्तान एक्सेस देता नहीं था, ईरान के माध्यम से एक्सेस की अपनी अलग समस्याएं थी, विशेषकर उस वक्त जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी बढ़ रही है। तो चीन के माध्यम से अफगानिस्तान को एक्सेस करने का एक नया रास्ता हमें मिलता है, और अगर भारत और चीन किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं तो ये अफगानिस्तान में स्थिरता लाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। सिमिलरली आतंकवाद की बात है, आतंकवाद पे हम लोगों ने पहले भी कई बार वक्तव्य दिए हैं। जैश ए मोहम्मद को ब्रिक्स समिट में आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन उसके बाद चीन जो है जैश ए मोहम्मद के नेता मसूद अजहर को के पक्ष में वोट करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय माध्यम में। अगर इसके बाद वो बदल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चीन में आतंकवाद हुआ है उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है कि उसके जो स्रोत हैं पाकिस्तान से निकले हैं, और चीन ने कई बार DGISI को पहले सम्मन भी किया हुआ है। तो इसमें एक हमारी और उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें एक समानता मिलती है, लेकिन आगे कहां बढ़ते हैं ये सोचने की बात है जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार मेरे ख्याल से भारत ने उन मुद्दों पे बात की है जिनमें हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे स्पिरिचुअलिटी। अगर आज आप चीन में जाएं तो चीन का समाज जो है भारत को एक रेवरेंस से देखता है, क्योंकि चीन के समाज में एक धर्म और स्पिरिचुअलिटी का एक अभाव सा हो गया है। साथ ही साथ योग की जो वहां पे पॉपुलैरिटी है वो देखने लायक है, वैसे ही बॉलीवुड की फिल्म्स की। तो जहां लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने की बात हुई है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो एक दूसरे के बारे में भ्रामक जो एक प्रचार हो रखा है वो दूर होगा। साथ ही साथ अगर सेनाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाता है तो जो एक्सप्लोजिव सिचुएशंस हैं वो शायद आगे चलकर नहीं हो। हर्ष, एक और पॉइंट जो मैं कहूँगा जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि दोनों ही नेता इस पर सहमत रहे, और जो बयान आया कि ओवरलैपिंग रीजनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट, इनको हमको टैकल करने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं, और क्या ये दिखाता है कि दोनों नेता या दोनों देश अब ये समझते हैं कि जो विवादित विषय हैं उन पर बातचीत बढ़ती रहे, इसके अलावा जहाँ पर विवाद नहीं है उन पर कम से कम एक साथ खड़े होकर हम वर्ल्ड को लीड करने की कोशिश करें? क्या ये इशारा यही है? जी, और मुझे लगता है ये नया नहीं है। अगर आप 80 और 90 का दशक देखें तो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग ये थी
कि आपके बायलैटरल डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे तो उसमें आप दोनों साथ मिलकर आएंगे और प्लेटफॉर्म्स पर साथ काम करेंगे। आपको याद होगा डोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस में भारत और चीन साथ साथ आए थे और उन्होंने वेस्ट का एजेंडा डिरेल किया था। उसी तरह कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में भारत और चीन साथ साथ आए थे। तो ये नया नहीं है। जो नया है वो ये है कि उस वहाँ से हम मुड़कर इस बात पर आए थे कि बायलैटरल डिफरेंसेस जो हैं उनको सुलझाना ज़रूरी है। अब ये बात कही जा रही है कि बायलैटरल डिफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं। तो कहीं पर वो जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को आज देखें, एक तरफ ट्रंप साहब हैं, एक तरफ जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ट्रेड और एनवायरनमेंट में जो इश्यूज़ थे वो वापस उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वेस्ट जो एक तरह से गारंटर हुआ करता था वो चैलेंज कर रहा है इस फंडामेंटल रियलिटी को। तो भारत और चीन जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, जिनका भविष्य बहुत एक तरह से जुड़ा हुआ है इस ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर से, वो उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं पर दोनों देशों ने ये फिर से एक्नॉलेज करने की कोशिश है कि अगर वो साथ काम नहीं करेंगे तो ये समस्याएं बढ़ेंगी और उनकी जो इकोनॉमिक जो समस्याएं हैं वो भी आगे आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। मुनी सर, एक आखिरी कमेंट, आर्थिक तौर पर जिस तरीके के परिदृश्य दिखता है दुनिया में, और चीन और भारत के अगर हम जीडीपी को मिलाएं, उसकी हिस्सेदारी को मिलाते हैं तो एक बड़ी ताकत के तौर पर है। क्या उसको और मजबूत करने की दिशा में ये वार्ता देखी जा रही है और इसका हम फ्यूचर देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और चीन पुरातन से पहली से 15वीं शताब्दी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी के मालिक थे, 50% से भी ज़्यादा, और उस वक़्त कोई प्रतिस्पर्धा उनमें नहीं थी। क्या हम उस माहौल को वापस बना सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमारा ट्रेड है, फॉर इंस्टेंस, वो ट्रेड इतना इम्बैलेंस्ड है चीन के फेवर में कि या तो हम अपनी इकोनॉमी को आमूलचूल परिवर्तन करें और मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस देके ऐसे सामान बेचने की कोशिश करें जो चीन को ज़रूरत हो, वरना इसका कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा, मुझे लगता है कि चीन दरअसल जो कनेक्टिविटी कर रहा है एशिया में, इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में, कुछ ऐसे देशों के साथ कनेक्टिविटी है जिससे भारत में सामान की लावाजावी से आसानी हो जाएगी उनको। तो अगर भारत अपना बाजार चीन के लिए नहीं भी खोले तो वो श्रीलंका के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से आने की कोशिश करेंगे। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इस आर्थिक समीकरण को हम बहुत बड़ी दिशा दे सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। और यही बात निवेश की भी है। निवेश चीन सब जगह कर रहा है, लेकिन निवेश के कंडीशंस क्या हैं, उनकी शर्तें क्या है, क्या वो शर्तें में मंजूर है अभी तक जो और पड़ोसियों के साथ वो कर रहा है? तो ये ऐसे असली मुद्दे हैं जो जब तक आगे बढ़ेगी बात नहीं, जब तक उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, देखना होगा कि वो कितनी सकारात्मक है, ज़मीन पर कितना कुछ उतार पाते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और इस अनौपचारिक शिखर वार्ता पर चर्चा करने के लिए कि इसका मकसद क्या था, इससे क्या हासिल हुआ। लेकिन अगर मैं एक लाइन के साथ कहूँ कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने जो आज वहाँ पर लिखा और कहा, उसका एक वक्तव्य इशारा करता है इसकी सफलता असफलता को लेकर। चाइना रेडियो इंटरनेशनल कहता है कि इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो अनौपचारिक यात्राएं हमेशा से औपचारिक यात्राओं से ज़्यादा रिजल्ट यानी कि परिणाम देने वाली रही हैं, और कुछ ऐसा ही इस यात्रा से भी दिखता है। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।